नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम संविधान का सेकंड पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको संविधान क्या था, उसकी क्या विशेषता थी, क्यों ज़रूरत पड़ती संविधान की, सब बता दिया था। तो हमने आपको बताया था, हम रिकॉल कर रहे थे संविधान क्या होता है। संविधान भारत का एक सर्वोच्च राजनीतिक दस्तावेज है। हमारे देश में कई संस्था होती हैं जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इन सब की शक्तियों को बताता है, इनकी सीमाओं को बताता है, इनके आपस में संबंध को बताता है, जनता से इनके संबंध को बताता है और इनके जनता से संबंध क्या होते हैं, इन सबको व्याख्या कौन करता है, संविधान करता है। उसी संविधान की अब कुछ विशेषताओं को अपन यहाँ उल्लेख करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की अगर आप विशेषताएं समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय संविधान कितना अच्छा है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इन्हीं सबको अपन पढ़ेंगे आगे जाके नेक्स्ट चैप्टरों में। तो चलिए प्रयास करते हैं इसको समझने का। देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टर, मेन फीचर्स या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान समझिए, लिख दिया गया हर, देखो यहाँ पर भारत जो है एक अधिक जनसंख्या वाला देश है। जब अपना संविधान बन रहा था तो देखिए ध्यान से, अपना जब संविधान बन के कब तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, 26 ये नवंबर को हो गया था 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आगे जाके सब बताएंगे आपको। तो जब संविधान बन रहा था तो अपने जो भी संविधान निर्माण के व्यक्ति थे, जो भी उसमें जो समिति थी जिस संविधान बना रही थी, उन्होंने यही ध्यान में रखा कि इतना बड़ा भारत है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान के चलिए संविधान ना लिखें, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, तो हर चीज़ लिख दी गई है। आज भी जब भी कोई केस होता है, कोई वकील होता है, जब जज फैसला सुनाता है तो वकील साहब बोलते हैं कि जज साहब देख लो संविधान में यही लिखा है। ठीक है, अब सोचो अगर ना लिखते तो कितना नुकसान हो सकता था। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर जो बोल देते हैं वही कानून हो जाता है। अमेरिका का संविधान लिखित है, ठीक है, लेकिन अमेरिका का संविधान बहुत ही ज़्यादा कठोर है और भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा ना तो भारत संविधान कठोर है, ना ही नॉर्मल है। तो इसको भी आगे समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, जहाँ अमेरिका का संविधान जो है, ठीक है, वो दुनिया का सबसे लिखित है लेकिन छोटा है, उसमें केवल 7 आर्टिकल हैं। और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। और ये कैसे, इसलिए हर एक चीज़ को स्पेशल रूप से लिख दिया गया है। तो जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा संविधान किसी का भी नहीं है। अब देखते हैं कैसे लिखित संविधान है। तो देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान में, ठीक है, बात करते हैं तो भाग जो है, भाग मतलब पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो 22 भाग हैं। अगर उपभागों को मिला दिया तो ये 27 हो जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है। उप अनुच्छेदों को मिला दिया है तो 470 से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुसूची बात करते हैं, शेड्यूल्स की बात करते हैं, अनुसूची। तो जो शेड्यूल्स हैं वो 12 हैं, टोटल अनुसूची 12 हैं। जब संविधान बना था तो 8 थी और बाद में 4 जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ 12 हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो पहली विशेषता क्या है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का। सेकंड देखते हैं, कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। कठोरता, तो देखिए ध्यान से, ब्रिटेन का संविधान बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, वहाँ उसमें चेंज करना आसान है। अमेरिका का संविधान बहुत ही हार्ड है, कठोर है, तो वहाँ पर चेंज करना आसान नहीं है। अपने संविधान में कई बार देखो संशोधन होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण। क्या होता है, तो अनुसूचित, देखो आप देखेंगे अनुच्छेद 2, 3, 4 ऐसे कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, उनमें आसानी से क्या हो सकता है, विशेष बहुमत ना होना, साधारण बहुमत से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान कुछ ऐसे अनुच्छेद 368 से बाहर हैं जिनको आपको आधे से अधिक राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती, तभी आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये देखो दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं अपने संविधान में। तो भारतीय संविधान कठोरता का भी मिश्रण है और लचीलेपन का भी मिश्रण है भारतीय संविधान। तो ये दो विशेषता होंगी। पहली विशेषता क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता क्या है, कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है भारतीय संविधान। तीसरी समझते हैं बात, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। तो भारतीय संविधान में कुछ भारत की बातें शामिल है और कुछ विदेशी बातें भी शामिल हैं। तो जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तो भारतीय शासन अधिनियम आए गए,
ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भारत शासन अधिनियम 1935, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो कई एक्ट आए गए, ठीक है। तो कुछ भारत के लोगों ने भी कुछ संविधान में कुछ बातें ऐड करी, कुछ ब्रिटेन से आए थे, तो वो हो गए आपके आंतरिक स्रोत, भारत के सोर्स। और कुछ ऐसे हैं कि जो अपन ने कई देशों से लिए, जैसे आपने सुना होगा DPSP, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। जैसे मूल अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो इसमें दोनों का मिश्रण है, ठीक है। अकेला भारत का ही नहीं, भारत के अन्य देशों से मैंने कई कई चीज़ें ली हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो देखिए, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है, आंतरिक एवं बाह्य सोर्स है दोनों, और संसदीय शासन प्रणाली को दर्शाता है। देखिए ध्यान, इसको ध्यान समझिए, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। देखो संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, जो लोकसभा जो अपना संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, इस पिछले वाली वीडियो में बताया था, इसमें क्या होती है, लोकसभा होती है, यहाँ राज्यसभा होती है। तो अपन जिनको चुन के भेजते हैं, ठीक है, वो कहाँ बैठते हैं, संसद में जाके बैठते हैं, जो सांसद कहलाते हैं, MP। यही देश के लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और किसी को भी अधिकार नहीं दिया है अपन ने, कानून बनाने का अधिकार दिया है। तो यही जो सांसद होते हैं, ठीक है, और यही क्या करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। जैसे इसमें देखो, इस संसद में 3 लोग होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है, एक होता है आपका लोकसभा, और एक होती है राज्यसभा, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है, ये साइन करने के लिए मात्र होता है। अनुच्छेद 53 में पढ़ाएंगे, जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन औपचारिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, ठीक है, लेकिन वास्तविक देखरेख किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के देखरेख में होती है, जिनको अपन चुन के भेजते हैं। राष्ट्रपति को थोड़ी ना अपन चुनते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का होता है। तो इसे बोलते हैं संघीय संसदीय शासन प्रणाली, मतलब संसद ही मेन रूप से अपन को क्या कर रही, शासन कर रही। राष्ट्रपति जो होता है ना, इसका पद अपने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है, ये सिर्फ साइन करने का काम आता है, और जो भी ये काम करता है तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के काम करता है। इसी को बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, मतलब संसद ही भारत में शासन करती है और कोई नहीं करता। इसका मुखिया होता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद से पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, संसद ही भारत में शासन कर रही, ठीक है। इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। सबसे बड़ा लिखित संविधान, सेकंड देखा कठोरता का सम्मिश्रण है, कठोर और लचीलेपन, आंतरिक एवं बाह्य सोर्स दोनों है, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। अब देखते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अमेरिका जो है, अमेरिका जो देश है, आप यहाँ देख लीजिए, अमेरिका में ये 50 जो देश है ना, ठीक है, हर एक देश के, देखो अमेरिका क्या था, आज एक देश है, USA जिसे बोलते हैं। तो अमेरिका जो है वो 50 देशों से मिलकर बना है, ठीक है, 50 देशों ने मिलकर अमेरिका को बनाया है। तो जो 50 देश हैं यहाँ पर, तो 50 देश की हर एक जो राज्य हैं यहाँ पर, 50 राज्य हैं अमेरिका में, तो इन 50 राज्यों ने मिलकर अमेरिका को बनाया है। तो हर एक राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती, तो वहाँ पर हर एक राज्य की अलग अलग नागरिकता, जैसे टेक्सास वगैरह, हर एक राज्य की अलग नागरिकता होती, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत में क्या है, तो भारत में देखिए, तो भारत में जो भारत है, ठीक है, पहले भारत बना है और भारत ने मिलकर राज्यों को बनाया है। तो जो भारत में है, आपको सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। पहले थी जम्मू कश्मीर में, अब तो हट गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी। तो अब कोई दिक्कत नहीं, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, इसके अलावा भारत में और कुछ नहीं है। तो इसे बोलते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इसकी चर्चा करेंगे भाग 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, ये भी संविधान की विशेषता है। तो इन्हें अपन अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और इनकी चर्चा भाग 3 में है। कहाँ पर है मौलिक अधिकारों की चर्चा, तो ये भाग 3 में है। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, आगे जाके सब पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार सब पढ़ाएंगे आपको। राज्य के नीति निर्देशक, इनको अपन ने USA, ठीक है, सॉरी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये है जो आपके, ये कहाँ से लिए गए, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए मौलिक अधिकार। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये क्या करते हैं, अब मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। अब जो राज्य होता है, जो केंद्र सरकार होती है, राज्य होती है, या राज्य के द्वारा, जो सरकार के द्वारा कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए, उनको कुछ ऐसे बातें कही गई हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा काम करोगे जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हानि ना हो, उनके लिए कुछ अच्छा काम करोगे। तो क्या क्या अच्छे काम है, अपन इनकी चर्चा करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तक पढ़ाएंगे। ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए, इनको अपन डीप में पढ़ेंगे। तो देखो मौलिक अधिकार है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्यों को डिसीजन दिए गए कि आप ऐसा ऐसा काम करेंगे। एकल नागरिकता हो गई। मूल कर्तव्य, अब कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो व्यक्तियों को दिए गए, मूल कर्तव्य जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इनकी चर्चा अनुच्छेद 51 के ए में है और इनको बाद में जोड़ा गया था, जब संविधान था तब ये नहीं थे शामिल। तो जो मूल कर्तव्य हैं, कहाँ है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के ए में है, ठीक है। और इनको जब संविधान बना था तब 0 थे, बाद में 10 जोड़े गए और सबसे आखिरी में 1 जोड़ा गया 2002 में, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। ये सब आपको हम याद कराएंगे जब आप पढ़ाएंगे तो आगे जाके, ठीक है। तो ये मूल कर्तव्य हैं। उसके बाद अगला विशेषता देखो भारत का, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए ध्यान से, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है भारत में, सबसे बड़ी विशेषता यही है। भारतीय जो न्यायपालिका है वो 3 स्तर पर चलती है, ठीक है। हालांकि कई स्तर होते हैं इसके, सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे और भी होते हैं सेशन कोर्ट होते हैं, कई कोर्ट होते हैं। तो देखिए ध्यान समझिए, ये जो न्यायपालिका होती है ना, ये कार्यपालिका से इसको अलग रखा गया है, ठीक। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि जो कार्यपालिका होती है वो इसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसे कानून बनते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा कानून वगैरह बना देती है कार्यपालिका, तो वहाँ पर न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। आगे आपको सब एग्जाम्पल देकर पढ़ाया जाएगा। तो अपने यहाँ जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है, ठीक है, किसी के दबाव में आकर ये कोई भी डिसीजन नहीं लेती और बाकायदा सब अलग है। सुप्रीम कोर्ट एक है भारत में, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट कितने 25 है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर एक जिले में एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो देखो क्या, तो ये मौलिक अधिकार होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, मूल कर्तव्य होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हो गई। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र, किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं देती। देखिए अगला समझते हैं, त्रिस्तरीय शासन। देखो दुनिया में जितने भी देश हैं, मोस्टली देशों में 2 स्तरीय शासन है। अब भारत में क्या शासन है, तो भारत में त्रिस्तरीय शासन है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। कैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था, अन्य देशों में देखो, अन्य देशों में 2 प्रकार शासन होता है। कैसे शासन होता है अन्य देशों में बताएं, तो एक होता है केंद्र शासित करती, ठीक है, जिसे केंद्र सरकार बोलते हैं, और एक होती है हर राज्यों में शासन होता है, जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। तो भारत में ये तो है ही, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय शासन भी है, जिसे अपन बोलते हैं पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन भी है, और इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1993 में, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। ये स्थानीय स्वशासन, इसमें क्या आती है, ग्राम पंचायत आती है। हर गांव में आपको पता होगा ग्राम पंचायत होती है। और भारत का पहला राज्य 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, कहाँ पर, राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत की स्थापना की गई थी, ठीक है, 2 अक्टूबर 19। इसकी पंचायतों की चर्चा अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए कई संविधान संशोधन किए गए बाद में, तो इसको अलग अनुच्छेदों में रख दिया गया। तो देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती, केंद्र सरकार भी शासन करती है, ठीक है, पूरे देश को देखती है। राज्य सरकार है, ये सिर्फ हर एक राज्य में देखती है। जैसे केंद्र सरकार की बात करें, अभी बीजेपी की सरकार है जिसमें मोदी जी बहुमत है, 303 सीटें हैं, तो ये देखती हैं। राज्य सरकार की बात करते हैं तो हर एक राज्य में सरकार होती है। जैसे मध्य प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह की सरकार है, गुजरात में है, यूपी में है, उत्तराखंड में, हर एक राज्यों में सरकार, राज्य सरकार। और गाँव लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, अगर शहरी लेवल पे देखा जाए तो नगर पालिका होती हैं, और ग्रामीण लेवल पे देखा जाए तो ग्राम पंचायत होती हैं। तो भारत ने की ये स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। तो देखो कितना बेहतरीन तरीके से भारत का संविधान सजाया गया है। तो ये हो गई आपकी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। उसके बाद पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान का जन्म तो 14 अगस्त को हो गया 1947 में, और भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद 1956 में उसने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया। मतलब वहाँ का जो धर्म है उस देश का, वो इस्लाम धर्म है, लेकिन भारत का धर्म कुछ भी नहीं है। इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। क्या कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष, यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं। व्यक्तियों का धर्म है, व्यक्ति हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, जैन हो सकता है, ईसाई हो सकता है, लेकिन भारत का कोई धर्म हो तो बताओ, कोई धर्म नहीं भारत का। इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ भारत क्या है, तो भारत एक बोल सकते हैं कि संप्रभु राज्य है, ठीक है। संप्रभु राज्य मतलब किसी से जब कोई कानून बनाना होता है भारत को, तो भारत किसी अन्य देश से परमिशन नहीं लेता, तो इसे बोलते हैं संप्रभुता। तो भारत संप्रभु राज्य भी है। जैसे हम आपसे बताएं, जब 370 धारा हटाई तो भारत ने किसी से पूछा, भारत ने अमेरिका से पूछा, भारत ने पाकिस्तान से पूछा, भारत ने श्रीलंका से पूछा, या भारत ने रूस से पूछा, किसी से पूछा, किसी से नहीं पूछा। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य, ठीक है, जो अपने आप को डिसीजन खुद ले सकता है, किसी से पूछ के डिसीजन न ले,
किसी का दबाव ना हो उसके ऊपर, वो कहलाता है संप्रभु। वो क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। तो भारत संप्रभु भी है, भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। तो ये हो गई अपनी भारतीय संविधान की विशेषता। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको अनुसूचियां बता देंगे, ठीक है। तो इनको सबको अपन डीप में पढ़ेंगे, आगे जाके धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ये हो गई अपनी भारतीय संविधान की विशेषता। पहली विशेषता क्या? सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है, आंतरिक एवं बाह्य सोर्स है, अंदर के सोर्स और कुछ बाहर से, संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है। अध्यक्षता शासन मतलब राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? पीएम यानी मंत्रिमंडल के पास होती है, मंत्री परिषद के पास होती है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक डीपीएसपी है, मूल कर्तव्य है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, त्रिस्तरीय प्रशासन है और पंथ निरपेक्ष राज्य की है। तो ये हो गए आपके संविधान की प्रमुख विशेषता। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।